लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड करी ना, तो उस पे एक कमेंट मुझे बहुत कंटिन्यूअसली सुनने को मिला और वो था, भैया मोल कंसेप्ट करा दीजिए। क्यों? मोल कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको अप्रोच किया जाए। बट आई एम टेलिंग यू अ वेरी इजी कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, वन ऑफ द इजी कंसेप्ट मैं कह सकता हूँ। कुछ भी ऐसा इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे बेसिक ही क्लियर नहीं होता। तो आज इस सेशंस के अंदर जब तक आप लास्ट तक देखोगे तो पहले हम समझेंगे कि मोल कंसेप्ट से पहले जितनी भी आपके लॉज वगैरह हैं, जो भी बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, जो भी गैस के नियम्स वगैरह है, हम उनको समझेंगे। फिर हम समझेंगे उन सारे पैरामीटर्स को, उन सारे रेफरेंस पॉइंट को, उन सारी टर्मिनोलॉजी को एंड वैल्यूज को जो हम यूज करते हैं मोल कंसेप्ट को कैलकुलेट करने के। ठीक है, अब मैं मोल पे जंप करूं उससे पहले मैंने कहा हम स्टार्ट करेंगे आपके नियम से। ठीक है, चैप्टर बहुत ज्यादा आपको मुझे पता है कि परेशान करता है और आपको ऐसा लगता है कि इसी चैप्टर के वो क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। बट मैं बता रहा हूं मुझे कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रख के आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलके जरा मोल कंसेप्ट के चैप्टर की धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। धज्जियां उड़ाना मतलब है कि देख लेते हैं भैया क्या है तुम में ऐसा, ऐसा क्या है जो सबसे सॉल्व नहीं होता। अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, चलो एक एक करके, लेकिन पहले हम समझते हैं उन सारे लॉज को, उन सारे नियम को। ठीक है, अब जब मैं लॉ या नियम की बात करता हूं तो आपके दिमाग में क्या क्लिक है? जब भी मैं बात करूं तो आपको समझ में आएगा कि भैया नियम या लॉ तो वही चीज होती है ना जो गवर्नमेंट बनाती है और उसको हमें फॉलो करना होता है। एग्जैक्टली और अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है, हमें कुछ फाइन देना होता है। बट यहाँ पे केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं लॉ की, तो भैया यहाँ पे क्या मतलब है नियम का? देखो, केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर जितने भी लॉ बनाए गए हैं उन सब के पीछे का एक रीजन है। रीजन क्या है? मोटिव क्या है? कि उन सारे लॉ को फॉलो करके हम एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमें पर्टिकुलर टाइप का आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉ आपका बेसिकली ऑब्जर्व किए जाते हैं किसी भी कंडीशंस के ऊपर। जैसे कि अभी जो हम यहाँ पे लॉ की बात कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है भैया आपका? बॉयल्स लॉ नाम है। ठीक है, तो बॉयल्स भाई साहब ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया। किसका ऑब्जर्वेशन किया? गैस के दो पैरामीटर का, दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इन दो पैरामीटर को लिया, गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को, और उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखा। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया। और फिर उन्होंने प्रेशर को चेंज किया, वॉल्यूम को चेंज किया, देखा कि दोनों के आपस में रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश हुई। क्या प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में कोई बदलाव आया? सिमिलरली क्या वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर में बदलाव आ रहा है? और अगर आया तो किस तरीके का बदलाव है? आप सरप्राइज होगे कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर मैं गैस की प्रेशर मेजरमेंट की बात करूं तो उसके लिए एक हम डिवाइस यूज करते हैं। कमेंट करके ये बताओ कि गैस को प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज आई वांट टू चेक। ठीक है, कमेंट करके फटाफट बताना। ठीक है, सबसे पहले जो कमेंट करेगा आई विल पिन दैट कमेंट। ओके, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने लिया कि भैया जो प्रेशर है ना किसी भी गैस का, उसका वॉल्यूम के साथ जो रिलेशनशिप है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको लोग भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सुभांशु सर ने बताया होगा आपको, इनवर्स वगैरह पढ़ाया होगा आपको। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन इनवर्स, इनवर्स का मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में है, दैट मींस कि उन दोनों में उल्टा रिलेशनशिप चलेगा। उल्टा क्या मतलब? कि एक क्वांटिटी अगर मैं इंक्रीज करूंगा, लाइक मैंने ए को अगर बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो जो बी होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप उल्टा है, यानी कि इनवर्स है। ठीक है, वो हमारा डिक्रीज करेगा। अगर मैं ए को डिक्रीज करने लग जाऊं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंक्रीज करेगा, है ना। समझ में आ गई बात? तो ये वाली बात है। ठीक है भैया, ये वाली बात समझ में आ गई। प्रपोर्शन का मतलब क्या है? कि वो सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। अरे नहीं समझे क्या? देखो, मतलब ये कि मान लो कि अगर आपने प्रेशर को क्या कर दिया, 2 टाइम्स बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था, जो वॉल्यूम होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी 1/2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज व्हाट। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखता हूं तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ये वाला रिलेशनशिप होगा। लेकिन बात आती है भैया यहाँ पे P1 V1 और P2 V2 क्या है? देखो, P1 V1 आपकी पहली कंडीशन है, दिस इज P1 V1। ठीक है, P2 V2 आपकी जो है वो दूसरी कंडीशन है कि आपने क्या किया? प्रेशर में आपने फिर से चेंज किया, तो फिर आपको ऑब्वियस सी बात है आपको वॉल्यूम में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना। कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि लेकिन भैया ये प्रोपोर्शन से, देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना ये मैथ्स वाली बात है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा। देखो,
जैसे आपका ये P1 जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V1 पे, ठीक है, इतना मैथ्स आपको पता था। आपको पता है कि जब मैं इस प्रोपोर्शन का साइन हटाऊंगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा P1 V1, तो वी विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। अरे नहीं समझ में आई क्या ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? नहीं आई क्या? देखो अभी सब समझाऊंगा। एक फ्रैक्शन लो आप, ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने मैथ्स में। एक फ्रैक्शन लिया, फ्रैक्शन है मान लो हमारा 3/5, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें 6/10, ठीक है। फिर मैं कहूं कि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इसी फ्रैक्शन को, तो कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा भैया 9/15। बट एक्चुअली में मैं इस फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व करूं तो वापस से मुझे आंसर क्या ही मिलेगा बताओ आप? 3/5 मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे 3/5 ही मिलेगा। कुछ चेंज आएगा क्या? ठीक है, सॉरी ये मिलेगा यहाँ पे, हाँ ये 3/5 मिलेगा, ये भी 3/5 मिलेगा। आप नोटिस करो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 2 है, और इस वाले सिनेरियो में जो कांस्टेंट चल रहा है वो आपका 3 चल रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ, है ना? ये वाली बात है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम आता है आपके, दूसरा नियम है किस चीज के बारे में? चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब चार्ल्स वाले भैया ने क्या कहा, उन्होंने देखा कि बॉयल्स ने भी एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप निकाली। इन्होंने कहा मैं थोड़ा सा यूनिक करता हूं। क्या अलग करता हूं? मैं ना प्रेशर को ही कांस्टेंट करता हूं। तो देखिए जरा क्या वॉल्यूम और टेम्परेचर में कोई रिलेशनशिप होगा क्या? इनको वहां देखने को मिला। क्या देखने को मिला रिलेशनशिप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और अगर मैं वॉल्यूम डिप कर रहा हूं तो टेम्परेचर आपका डिप होगा। सुन रही बात? ये आपका रिलेशनशिप निकला। ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब दैट मींस कि मैं अगर यहां लेके आऊं तो दिस इज V/T, जो कि मिलेगी मुझे एक कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यानी कह रहा है कि अगर पहली कंडीशन है तो अगर मैं कंडीशन बदलूंगा तो मुझे वापस से मिलेगा तो वही कांस्टेंट ना, V2/2। यही चीज आपका, ठीक है। तो भैया जो बॉयल्स ने किया, चार्ल्स ने उसमें क्या किया? चेंजेस किया। अब बोलोगे आप भैया क्या एक ऐसा लॉ बन जाएगा कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर कर लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जो बॉयल्स और चार्ल्स ने बात बताई थी, देखो जरा क्या बताया था उन्होंने। बताया, बॉयल्स ने बताया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। बात समझ आ रही है क्या? ये वाली बात बताई। इन दोनों नियम को आपस में जोड़ दो, कंबाइन कर दो। तो जब इन सबको मैं आपस में कंबाइन करूंगा तो बनेगा एक इक्वेशन दैट इज नोन एज गैस इक्वेशंस। ठीक है, नहीं आया? देखो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर्स के। ठीक है, दैट मींस कि अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? PV, और ये जो T है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो PV/T क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। यही है बेटा हमारा गैस इक्वेशन, पॉपुलर गैस इक्वेशन। जब मैं गैस इक्वेशन कह रहा हूं ना, दैट मींस कि ये कंडीशन आपको सारे के सारे गैस पे लगने वाली, सारे गैस के ऊपर लगने वाली। ठीक है, अब एक चीज आपको लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, एक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कहीं पे एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर और प्रेशर का क्या है? ये किस चिड़िया का नाम है? अब मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी। अभी बताऊंगा आपको, हंसी आ जाएगी। भैया ये चीज थी, इसके वजह परेशान। देखो एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट, या मैं और कहूं तो डेफिनेट। ठीक है, मतलब कि आपको एक फिक्स वैल्यू जो आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम देखने को मिलेगी, वो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, और मुझे उसका टेम्परेचर चेक करना, तो मैंने क्या लिया? थर्मामीटर लिया और उसको उसके अंदर डिप कर दिया, है ना। जैसे ही मैंने थर्मामीटर लेके उस लिक्विड के अंदर आपको डिप किया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? देखो इसको एक चीज से समझते हैं। तो जैसे हमने लिक्विड लिया, ओके, और उस लिक्विड में हमने क्या किया? हमने ये थर्मामीटर लगा दिया। ठीक है, उस लिक्विड के अंदर हमने ये थर्मामीटर लगाया। अब जैसे हम थर्मामीटर डिप करेंगे तो थर्मामीटर हमें कुछ ना कुछ टेम्परेचर शो करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर शो कर रहा है। तो जो एग्जैक्ट टेम्परेचर वो शो कर रहा होगा ऑन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस समझ आ गया? एब्सोल्यूट का मतलब है एग्जैक्ट या डेफिनेट आप कह सकते हो कि भैया इस टाइम पे पर्टिकुलरली वो ये वाला टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। बस यही मतलब होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो सही चीज पता थी। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिया मैंने स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। जब हम टेम्परेचर की बात करें तो स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर जो दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 273 केल्विन। और अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की जो यूनिट है वो आपकी mmB है, और आपका सेंटीमीटर ऑफ Hg, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में भी उसको हम कैलकुलेट करते हैं।
तो 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये दो वैल्यू है ना, ये आपको ध्यान रखनी है, ये यूज होती है यहाँ पे। आगे चलते हैं भैया, और नियम किसका आता है, फिर आता है हमारा गे-लुसाक लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब गे-लुसाक भैया ने क्या कहा, देखो उन्होंने कहा कि अगर हम क्या करें, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आइदर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बियर्स अ होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। आप बोलोगे भैया ये डेफिनेशन ऐसे पढ़ के समझ में आ जाती है, तो मेरी क्या जरूरत थी, मैं आपको बताता हूं इसको आसानी से। गे-लुसाक ने कहा कि अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं और मैं प्रेशर को भी फिक्स कर दूं, ठीक है, तब जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में जो गैस इन्वॉल्व होगी, तो गैस आपकी रिएक्टेंट साइड भी होगी और प्रोडक्ट साइड भी होगी। तो उन्होंने बोला कि फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे जो भी गैस इन्वॉल्व होगी उनका जो वॉल्यूम होगा ना, उस वॉल्यूम का रेशियो जो होगा दैट विल बी फिक्स, या होल नंबर में होगा, इन अ होल नंबर रेशियो, यानी कि डेसिमल वगैरह में नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे H2 plus Cl2 give HCl, ठीक है, तो H2 का वॉल्यूम 1 है, क्लोरीन का वॉल्यूम भी 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम 2 है, तो रेशियो कितना हो गया 1:1:2। आपको नोटिस हो रहा है ये सारे होल नंबर्स में, बस यही कहा उन्होंने, है ना, कि होल नंबर में होगा, ठीक है, कोई इंटीजर्स वैल्यू नहीं होगी, कोई फ्रैक्शंस नहीं होगा, इट विल बी अ होल नंबर, बस ये आपका गे-लुसाक होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आते हैं भैया हमारे गे-लुसाक के बाद कौन आते हैं, आते हैं भैया हमारे एवोगाड्रो, है ना, एवोगाड्रो बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट में, अभी हम एवोगाड्रो नंबर की बात करेंगे। अब एवोगाड्रो भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने तो कहा ठीक है, गे-लुसाक भैया ने तो ये कहा कि रेशियो आपका है सेम रहेगा, इन्होंने कहा कि अगर फिर वही हम कंडीशन सेम ही रखते हैं, ठीक है, सेम कंडीशन किसका, टेम्परेचर और प्रेशर का, उसकी कंडीशन में हम कोई चेंज अगर नहीं करते हैं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को वैसा ही रखें तो जितना वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहां पे रिएक्शन देखो, N2 + 3H2 gives 2NH3, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक। यहाँ पे 3 वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है किसका, NH3 का, अमोनिया गैस का, तो यहाँ पे भैया वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, 2। सिंपल सी बात, अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में हम कोई चेंज नहीं करें तो क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द जितना वॉल्यूम का वो होगा, ये कहा आपको एवोगाड्रो, ठीक है। फिर आती है आपकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मैंने आपको लास्ट वाले सेक्शन चैप्टर के अंदर ही बताया था, अगर लास्ट वाला किसी ने नहीं देखा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यहां क्लिक करके जाके देख लीजिएगा, पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट वहां पे कवर होगा, ठीक है, पूरी। एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी है बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स के अंदर, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है, कि नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है वो उसकी एटॉमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक का मतलब मोन एटॉमिक हो या मोनोएटॉमिक हो, दैट इज 1। जैसे कि आपका हीलियम नियॉन, ठीक है, आप नोटिस करो हीलियम नियॉन्स की अगर मैं बात करूं, एक ही तो एटम है He, है ना, Na एक ही है। डायटॉमिक, आप यहां देखो जरा, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे डायटॉमिक, हाइड्रोजन के 2 एटम। अच्छा, एक आपका ना मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बहुत बच्चे डिफरेंट, मतलब कि वो होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो ये हमारा एक तरफ H2 है और एक तरफ लेता हूं मैं H2O। आप नोटिस करो कि यहाँ पे दो है एटम, यहाँ पे 3 एटम, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एटम दिखेंगे लेकिन एक ही एलिमेंट का दिखेगा। एलिमेंट आपका फिक्स एक ही होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, बट कंपाउंड की अगर हम बात करें ना, तो कंपाउंड क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा एटम तो होंगे, लेकिन एलिमेंट भी, एटम जो है एलिमेंट का वो अलग अलग होगा। जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है। एटॉमिसिटी आपका कंपाउंड पे नहीं लग रही है, मॉलिक्यूल पे लग रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका ट्राई एटॉमिक ओजोन O3 दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन है ना। टेट्राटॉमिक की बात करें तो भैया 4 है। ऑक्टाटॉमिक की बात करें तो सल्फर 8 है। मॉलिक्यूल सिंगल एलिमेंट का एटम है, ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब आते हैं भैया कुछ और टर्म्स पे, जैसे कि आपका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अच्छा, मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पीरियोडिक टेबल है। मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा।
क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चे, तो हमें एलिमेंट्स के बारे में, उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या होती है। अब आप देखो जरा, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, टोटल आपके 118 एलिमेंट है। वैसे इससे ज्यादा खोजे जा चुके हैं, बट फिलहाल अभी आपके पीरियोडिक टेबल में यही अपडेट देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपकी 118 एलिमेंट है आपको, ठीक है भैया, ये बात समझ में आ रही है। ओके, ये क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, ये इस पे क्यों चल रहा है, देखो 118 एलिमेंट। अब अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट का स्ट्रक्चर, आप एटम का स्ट्रक्चर देखोगे तो एटम का स्ट्रक्चर आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल है। आप बोलोगे भैया न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या होते हैं, एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर हमारा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, और फिर इसके चारों तरफ आपका ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में हमारा जो एक नेगेटिव चार्ज एलिमेंट है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारा मूव करता है। यही स्ट्रक्चर होता है सारे एलिमेंट के एटम का, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बनेगा एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास होता है कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ आपका न्यूट्रॉन, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका एटॉमिक मास। ओके, तो अगर ऐसे कहूं तो ऐसे कह सकते हो आप कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आपके उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो जरा, यहाँ पे मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन की, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये नंबर 1 3 4 11 12, दीज नंबर्स आर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका, एलिमेंट का। जैसे पूछो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 1 है। आपको ये भी समझ में आएगा कि एक एटॉमिक नंबर होने का मतलब है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आई। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दैट मींस कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं सोडियम, तो एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, ठीक है भैया। लेकिन प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको बेसिकली, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, वैसे तो एटॉमिक मास सबका अलग अलग होता है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए जो चीज समझनी चाहिए वो ये कि लगभग मोटा मोटी किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो उसके एटॉमिक नंबर का डबल होता है। ध्यान समझिए, एटॉमिक नंबर का डबल होता है। क्या मतलब कि हाइड्रोजन का अगर मैं पूछूं तो आप कह सकते हो भैया हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो आपका 2 है, ठीक है। अगर मैं लिथियम का पूछूं तो आप कह सकते हो कि भैया लिथियम का एटॉमिक नंबर तो 3 है, एटॉमिक मास इसका 6 है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, आप कह सकते हो भैया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो 8 है, एटॉमिक मास 16 है। सिमिलरली बात करूं मैं कार्बन का, को भैया कार्बन का तो 6 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 है। समझ आ गई बात, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर, है ना। देखो वही चीज आपकी थी, तो यहाँ पे वही चीज है कि ये एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास मैंने आपको समझा दिया, एटॉमिक मास बेसिकली आपका होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है। लेकिन एक और तरीका है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास के बारे में पता करने का, ठीक है भैया, बताइए फिर क्या तरीका है और किस तरीके से। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या है कि आप किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज से कंपैरिजन कर रहे हो, आपने कोई पैरामीटर सेट कर रहा है। रिलेटिव एटॉमिक मास में बेसिकली क्या है कि हम एटॉमिक मास को कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे, कार्बन से। कौन से कार्बन से, C12 कार्बन। अच्छा मैं C12 कार्बन कह रहा हूं क्योंकि कार्बन और उसके आइसोटॉप्स पर आप करोगे ना, कार्बन बहुत सारे फॉर्म में होता है, C12 है, C80 है, C300 भी समथिंग चलता है आपका, एक फॉर्म में नहीं होता है कार्बन। देखो ना, कार्बन आपका डायमंड भी है, कार्बन आपका ग्रेफाइट भी है, कार्बन आपका कोयला भी है, तो कार्बन जो है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखने को मिलता है। अभी जो हमने पैरामीटर सेट कर रखा है यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, वो है C12। कहने का मतलब क्या, अगर आपसे पूछा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, तो आप बोलोगे भैया रिलेटिव एटॉमिक मास ना किसी एलिमेंट के एटम का मास, कितना मास, ये देखना रिलेटिव एटॉमिक मास की भैया वो जो एटॉमिक मास है उस एलिमेंट के एटम का वो कितना टाइम्स है 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन। तो वो जो वैल्यू होगी दैट विल बी नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू कहलाएगी रिलेटिव एटॉमिक मास, रैम कह सकते हैं इसको, ठीक है। निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आप बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको, एक एलिमेंट का एटम, ये उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है, मास ऑफ एन दैट एटम। तो मुझे अगर ये वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, ये जो 1/12 ऑफ कार्बन है इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय
1/12 ऑफ कार्बन। हो गया, सुना गई बात। दिस इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मोलिकुलर मास और रिलेटिव मोलिकुलर मास। अब देखो एटॉमिक मास समझ में आया, ठीक है। अब मोलिकुलर मास क्या है, अब समझ में आ रहा होगा, मॉलिक्यूल्स का मास, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ आप इसका O3 का, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, तो आप बोलोगे भैया 16 है, ठीक है भैया, वेरी गुड। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे ओजोन का एटॉमिक, ओजोन का मास, ओजोन क्या है, ओजोन आपका मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का, 3 एटम्स है इसमें, है ना। तो O3 का अगर मुझे निकालना है तो सिंपली क्या करो, एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई आपका 3, कितना हो गया, ये हो गया आपका 48। बात ही खत्म हो गई, ठीक है, बात ही खत्म हो गई, है ना। अच्छा ये 48 है आपका, क्या है 48, इसका मॉलिक्यूलर मास है, ध्यान रख, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है 48। इसको आप क्या कहते हैं, इसको देखो, इसको हम मॉलिक्यूलर मास जो है ना, इसको हम AMU लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है, मॉलिक्यूलर मास इसको हम 48 ग्राम भी लिख देंगे, ठीक है, ये ध्यान रहे। वही अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मास ऑफ एन वन मॉलिक्यूल ऑफ 1/12 ऑफ मास। देखो रिलेटिव में ना हमेशा हमने क्या किया है, अब आप बोलोगे भैया यही पैरामीटर क्यों सेट किया, 1/12 ऑफ C12 क्यों सेट किया। तो मेरा आपसे सवाल होगा कि आप मुझे ये बताओ, एक दर्जन, 1 दर्जन इक्वल टू 12 पीसी क्यों, समझ लो 1 दर्जन 12 पीस की क्यों है, 13 क्यों नहीं है, 11 क्यों नहीं है, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। बेसिकली हुआ क्या कि जब पैरामीटर बनाने थे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर क्यूब, 1200 मीटर भी तो 1 किलोमीटर बना सकते थे ना। बट थिंग इज दैट कि बनाने के लिए बना सकते थे, बट उनको एक पैरामीटर सेट करना था, तो उन्होंने एक वैल्यू को एक दे दी, एक पैरामीटर सेट कर दिया। तो सिमिलरली यहां भी है, पैरामीटर उनको सेट करना था, एक रिलेटिव मेजरमेंट उनको लेना था, तो उन्होंने ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब वही ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास, वही आपको जो मैं भी समझा रहा था कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, डबल करेंगे लगभग, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट AMU के नाम से जानते हैं। ये सिंगल ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, सिंगल एलिमेंट का। और ग्राम मोलिकुलर मास किसका होगा, आपका एक कंपाउंड का होगा। जैसे कि यहां देखो हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का है, H2O, मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, दिस इज H2O। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया इसका क्या है ग्राम मोलिकुलर मास, क्या करोगे आप, भैया 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, बात समझिएगा जरा, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है भैया, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस भैया ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है भैया, एटॉमिक नंबर 8 होता है, डबल कर देंगे 16 लगभग में, तो प्लस 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम मोलिकुलर मास आपका। अगर पूछा जाए वाटर का, दैट इज 18। इसी तरीके से निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछ लू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का, अब कार्बन का कितना भैया 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू 2 32 एंड 4 44। अभी बेटा जब हम, यही मैंने कहा कि मैं इसीलिए इस सेशंस के अंदर आपको इसकी थ्योरी के बारे में बता रहा हूं, यही वो सारी चीजें हैं जो मोल कंसेप्ट जब कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो सॉल्व करते वक्त हमें चाहिए होगा, ठीक है। आगे अपना यही वो है भैया, बहुत डरा रहे हो तुम बच्चों को, मोल कंसेप्ट आओ, तुम्हें भी देखते हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। देखो अभी मैंने आपसे बात करी थी एक दर्जन की, कि मैं पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 दर्जन, तो आप बोलोगे सर 1 डजन का मतलब होता है 12 पीसेस, यानी हमने क्या किया 12 पीसेस को इक्विवेलेंट कर दिया हमने 1 डजन के, ठीक है, जस्ट एक वैल्यू सेट कर दी हमने और कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 24 पीसेस या मैं कहूं 2 दर्जन, मैं कहूं 36 पीसेस या मैं कहूं 3 दर्जन। 3 दर्जन कहना आसान लगता है, छोटा सा नंबर दिखता है 3, 36 थोड़ा लार्जर नंबर है। उसी तरीके से क्या किया गया, मोल्स बनाए। मोल्स कैसे बनाए गए, तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, क्योंकि देखो एटम्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो बहुत टाइनी है ना, तो बहुत सारा अगर मान लो छोटा सा भी मैं कोई अमाउंट ले लेता हूं, मैं 10 ग्राम चीनी ले लूं, तो उसमें सोचो कितने एटम्स होंगे। अब वहां पे मुझे कैलकुलेशंस करना होगा, तो मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में वो वैल्यू चली जाएगी, दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, हमने नहीं, एवोगाड्रो जी ने, उन्होंने क्या किया, ये वैल्यू ली, उन्होंने कहा जैसे कहते हैं ना 12 पीस 1 दर्जन के बराबर है, उन्होंने कहा इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, इस वैल्यू को हम 1 मोल कहेंगे। बस जैसे 1 दर्जन 12 पीस के बराबर है, वैसे 1 मोल इतने पार्टिकल्स के बराबर है, और इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर्स भी कहते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आप सोच लीजिए, ठीक है, कितनी बड़ी वैल्यू है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम मोल निकालते हैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि मान लो कि आपने निकाला कि भैया 15 ग्राम पानी है, मान लो 15 ग्राम, अभी करेंगे ये सब न्यूमेरिकल्स के अंदर ना, ये सारी चीजें करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 15 ग्राम वाटर है मेरे पास, तो तुम मुझे ये बताओ कितना मोल ऑफ वाटर है। तो बेसिकली मैं तुमसे यही जानना चाह रहा हूं कि इस 15 ग्राम ऑफ वाटर में एक्चुअली में वाटर के जो पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है। तो भैया पार्टिकल्स आप देख लो उस बहुत ज्यादा होंगे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप ये निकालोगे 50 ग्राम पानी में एक्चुअली में कितना मोल ऑफ वाटर है, जितना मोल निकलेगा मल्टीप्लाई बाय दिस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। यही है मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल में हम यही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो मैंने बात करी ना एवोगाड्रो नंबर की, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। जैसे मान लो मैंने कहा आपको 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या समझ में आएगा आपको बच्चों, आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा, भैया 1 मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, यानी कितने पार्टिकल्स, कितने एटम्स, इतने एटम, सीधी सी बात समझ आ गई। जैसे मैं कहूं 1 डजन ऑफ बनाना, तो आपको समझ आता है 12 पीस ऑफ बनाना, तो मैं कहूं 1 मोल ऑफ एटम मतलब इतने एटम। मैं कहूं 1 मोल ऑफ किसी मॉलिक्यूल का, तो इतने मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ गैस की बात करें 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एसटीपी का मतलब वही होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कमेंट करके बताना अगर देखा है तो, क्या कितनी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो बेसिकली 1 मोल का मतलब आपके दिमाग में सेट हो गया कि भैया 1 मोल का मतलब कुछ और नहीं, इतनी वैल्यू है 0.623 इंटू 10 टू द पावर 23, ये है 1 मोल का मतलब, ठीक है। मैं कहूं 1 मोल ऑफ दिस स्टाइलस, तो आपको समझ में आ जाएगा इतने स्टाइलस की बात हो रही है, बस कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है हमारा रिलेटिव वेपर डेंसिटी। अब देखो फिर से वही वाली बात, रिलेटिव की बात करी तो फिर से कोई एक पैरामीटर सेट किया होगा, किसी एक के रेफरेंस पॉइंट से ले रहे होंगे। तो जब हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी बात की पैरामीटर में, हाइड्रोजन गैस की। किसी भी गैस की अगर आपको रिलेटिव वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या करो, मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द गैस, जिसका आपको कैलकुलेट करना है कितना जो भी मास है उस गैस का जो वॉल्यूम है, अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम वी ऑफ द हाइड्रोजन गैस अंडर द सिमिलर कंडीशन। यानी कि मान लो कि आपको एक कोई कंडीशन है, कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर की, उस टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको किसी गैस की रिलेटिव डेंसिटी चेक करनी है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी चेक करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, उस कंडीशन पे उस गैस का जो मास है, जो वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय उस सेम कंडीशन पे हाइड्रोजन गैस का जो मास एंड वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देना, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, वो रिलेटिव वेपर डेंसिटी हो, ठीक है। ये रहे बाबू वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे कि मोल एंड ग्राम, ये देखो मैंने आपको बता दिया, मोल एंड ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब इतने एटम्स हो गए, ठीक है। 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट हो गया। अभी मैं बता रहा हूं ये वैल्यू आप ध्यान रखो, अभी सब कैलकुलेट, तो देखो ये सब जो चीजें है ना, जैसे हमें मोल ऑफ एक एलिमेंट निकालना है, किसी एलिमेंट का मुझे मोल्स निकालना है कि उसमें कितने मोल्स है, क्या करेंगे, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अभी हम आ रहे हैं कैलकुलेशंस पर, आपको समझ में आएगा। मुझे मान लो एक एटम का मास निकालना है, एक एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे, एटॉमिक मास हो गया उस एटम का डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर। मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो कुछ नहीं करो, पता कर लेते हैं कितना मोल्स है उसका, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल में 6.022 होता है, इज जस्ट लाइक दैट, कि मुझे पता करना है 3 दर्जन केले में कितने केले हैं, तो एक दर्जन में भैया 12 होते हैं, तो 3 में कितने होंगे, 3 इंटू 12, ये वही कैलकुलेशन, ठीक है। किसी कंपाउंड का मुझे अगर मोल निकालना है तो मास ऑफ कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास, देखो सिंपल सी बात, मोल निकालने का फंडा बहुत सिंपल है कि भैया कितना है, ध्यान समझिए, कितना अमाउंट है उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास और उसका एटॉमिक मास, ठीक है। चलो एक लास्ट उसके बाद एक न्यूमेरिकल का, जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखो ये क्या होता है, आप नोटिस करो, यहाँ पे वाटर लिखा है H2O, अब बोलोगे भैया यहाँ भी H2O, क्या ही फर्क है, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6, बट यहां देखो जरा क्या है CH2, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ना हम एग्जैक्टली वो वैल्यू लिख देते हैं कि कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। जैसे ग्लूकोज में आपको दिख रहा है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट इंपेरिकल फॉर्मूला ये बताता है कि एक्चुअली में जो ग्लूकोज है वो मतलब कि किस एलिमेंट से बना, क्या कंपाउंड फॉर्मेशन है, दैट इज CH2O। तो इंपेरिकल फॉर्मूला बेसिकली आपको ना वो बता देगा, रेशियो बता देगा कि कितना रेशियो लेना है भैया, 6, यानी 6 CH2O ले लो तो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे H2O, HO ले लो, कितना ले लो, 2 ले लो तो बन जाएगा H2O2। C4H10 भैया ये भी 2 ले लीजिए तो बन जाएगा, बस हो गई। यही फॉर्मूला है, यही डिफरेंस आपका मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल
फॉर्मूला में। ये पूछ लेते हैं 1 नंबर में क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे आपको ये दे दिया, बोलेंगे बताओ जरा इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो आपको बस रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। ओके, नाउ इंपिरिकल और फॉर्मूला, उसमें रिलेशनशिप वही मैंने बता दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इंपिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई एन, एन आपका कोई होल नंबर है, जैसे मैंने निकाला ना, जितनी भी वैल्यू निकाली आपकी, ये सारी एन ही है। ये 6, 2, 2 ये सब आपका क्या है, ये सारे के सारे आपका एन ही है ना। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है भैया। कहा उन्होंने यहाँ पे, उन्होंने कहा अ सिलेंडर कंटेन्स 68 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया यानी कि NH3, पहले तुरंत आपने लिखा, ठीक है, कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर 68 ग्राम अमोनिया गैस है, STP वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, वो बता दिया आपको। और कितना है वॉल्यूम, 4.48 लीटर। चलो वॉल्यूम आपको मिल गया है, ठीक है, ये आपको 4.48 लीटर क्वांटिटी आपको मिल गई है, 68 ग्राम अमोनिया है। निकालना क्या है, निकालना ये है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय दिस गैस, कि बताओ इस वो ये गैस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है, यानी कितना स्पेस वो ले रहा है। दूसरा पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, कि बताओ भैया, ठीक है, कि उस सिलेंडर के अंदर अमोनिया के कितने मोल्स है। साथ ही साथ पूछ दिया हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया आर प्रेजेंट। जब मोल्स निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही हम निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके। सबसे पहली बात है मुझे ये मोल्स निकालना, ये वॉल्यूम निकालना। हमें दिया गया 68 ग्राम ऑफ अमोनिया दैट इज NH3, ठीक है, बात समझ आ गई, 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मैं आपसे पूछूं, अभी हमने देखा कि 1 मोल ऑफ गैस का मतलब कितना लीटर होता है। 1 मोल ऑफ गैस की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल ऑफ गैस का मतलब कितना होता है, 22.4 लीटर। ये बात समझ में आई। ये भी हमने देखा 1 मोल ऑफ गैस का मतलब होता है 24.4 लीटर, ठीक है भैया, अच्छी बात है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है अमोनिया का, अब ये भी कैलकुलेट कर ले हम साथ साथ कि भैया अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट, अभी सबकी जरूरत पड़ेगी। अमोनिया क्या होता है, NH3, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है भैया। नाइट्रोजन का कितना, एटॉमिक नंबर 7, डबल कर दे तो कितना हो जाएगा 14। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, दैट इज 14। ये हो गया आपका 14 प्लस 3 into 1 कितना हो गया भैया, मिल गया, ये मिल गया मुझे 17, ठीक है। मोलिकुलर वेट भी मिल गया मुझे अमोनिया का, दैट इज 17 क्या, 17 ग्राम, ठीक है। चल ओके, अब इस चीज को समझो जरा। 17 ग्राम में कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर। बात सुन भाई, कि 17 ग्राम में अगर मैं लिखूं, यहां लिख देता हूं कि 17 ग्राम अमोनिया में कितना लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस प्रेजेंट है भैया, 24 लीटर, ठीक है। तो सिमिलर सी बात, कितने ग्राम में निकालना है, 68 ग्राम। यूनिटरी मेथड, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा भैया, 22.4 अपॉन में 17, तो ठीक है भैया। फिर 68 ग्राम में कितना हो जाएगा भैया, कुछ नहीं, जितनी वैल्यू होगी उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 22.4 बाय 17 इंटू 68, कैलकुलेट करके बताना आपका आंसर कितना आ रहा है। ये बात तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब क्या, अब निकालना है भैया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपने बताया क्या करना है, कुछ नहीं, कितना वॉल्यूम है, कितना है क्वांटिटी, मोल्स निकालना है। गिवन मास कितना है, गिवन मास भैया 68 ग्राम, वेरी गुड, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, कितना निकाला था मोलिकुलर मास 17, बस हो गया भैया, निकल गया, कितना निकल गया 4 मोल्स। चलो मुबारक हो, 4 मोल्स निकल गए। आई बात समझ में, 4 मोल्स निकल गए। अब क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। भैया जब मोल्स निकल गया, ये आंसर भी मिल गया, ये भी मिल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। मैं बता रहा हूं, इनको कैलकुलेट करना, इस जो है 10 की पावर वाला उसको एज इट इज छोड़ना, ये आपके नंबर ऑफ। ऐसे ही सवाल है बच्चे, है ना, मास दे दिया जाएगा। देखो बताता हूं ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान आपको इसमें रखना है। एक तो ये चीज है, ये देखो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दी एटॉमिक मास, क्योंकि ना मोलिकुलर मास आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, जब हम मोल कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास अपने मोलिकुलर मास, आपने कहा ना इसमें तो मैं बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ, मैं मोल्स दे दूं, मोलिकुलर वो दे दूं, आपको कंपाउंड बताओ, मैं कुछ बताओ कितना था, गिवन मास कितना था, सिंपल सी बात है, गिवन मास विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू में मोलिकुलर वेट। हर तरीके से निकल जाए, किसी भी तरीके से मैं सवाल को घुमा सकता हूँ, किसी भी एंगल से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि चाहिए कैसे निकलेगा, बस, ठीक है। ये तो पूरा आपका हो गया थ्योरी वाला पार्ट आपका मोल कंसेप्ट का, ठीक है।
ये मोल कंसेप्ट का आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशंस के अंदर वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल लेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं मोल्स की, वो मैं एक अलग से सेशंस रखूंगा उसके ऊपर। और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लेकिन हमें पूरा पीरियोडिक टेबल ध्यान नहीं रखना, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के जो 30 एलिमेंट्स है ना, हमें उनका नाम, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर हो गया, आपने मोल कंसेप्ट के बारे में कहा था, कमेंट करके बता देना कि आपको मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया वो भी आप मेंशन कर देना, सो दैट कि मैं लाइव सेशंस के, मैंने कहा ना आपने जो भी कमेंट किया है मैंने उन सारी पॉइंट को मैं देखते हुए चलता हूं, उसी के हिसाब से भी चीजें डिजाइन करता हूं कि आपकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रायोरिटी है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो जो भी दिक्कत है आपको आई, अगर इस टॉपिक में समझ नहीं आया तो बता देना, क्लियर हो गया तो वैसे बता देना कमेंट करके, और फिर हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कशन करें। न्यूमेरिकल तो सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, बाकी चैप्टर का भी है, तो न्यूमेरिकल्स हमें और डिटेल से, केमिस्ट्री में ना प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स में ही आती है, थ्योरी सबको समझ में आ जाती है, प्रॉब्लम क्या न्यूमेरिकल में, कैलकुलेशन से फंसते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक तो वो आंसर आप बताना कमेंट करके जो मैंने पूछा, ठीक है, कैसा, बाकी आपको कैसा लगा वो आप फीडबैक दे देना। एसिड बेस एंड सॉल्ट नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक कर लेना, प्लेलिस्ट ये रही, यहाँ क्लिक करके आप पूरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी प्रिपरेशंस में और क्या कमी आ रही है केमिस्ट्री को लेके, और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, सो दैट कि आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, और फिर उस हिसाब से मैं चीजें आपके लिए प्लान करूंगा। You don't need to worry about, आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ये आपका फेवरेट चैनल है आईसीएसई थॉटवेल बाय अनअकैडमी। मेरा नाम कुमार शानू है, बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बुलाते हैं, तो जितने नए बच्चे देख रहे हैं आप भी मुझे भैया ही बुलाओ, और एज ए भैया जस्ट जो भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो उसको मैं सॉल्व करेंगे और मिलके फोड़ेंगे एग्जाम्स को, सो नॉट टू वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बट हाँ जितना बताया उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करके आना इन द नेक्स्ट सेशंस, ठीक है। चलो टिल देन मिलते हैं अगली बार, तब तक रखेंगे अपना ख्याल, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे, कोई टेंशन नहीं लेना है यार, बोर्ड एग्जाम से यूं जाएगा, अच्छे से नंबर आएंगे, ठीक है। बस एकदम, बस 2 महीने की बात है, देखो एकदम मस्ती से पढ़ के नंबर लेके। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कजन्स, इनको जरूरत है, जो प्रिपेयर नहीं है 10th की प्रिपरेशंस को लेके, उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।